नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट 2019 में जो पेडागोजी के पूछे गए प्रश्न थे। 200 प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, तो सभी यहाँ पे जुड़ जाइएगा। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले पार्ट में हम आज 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एमपी टेट 2019 में पूछे गए पेडागोजी के प्रश्न थे। यानी विगत वर्ष के एमपी एचएसटीटी एग्जाम 2018-19 में जो पेपर हुआ था उनका जो है कंक्लूजन तैयार किया गया है। ये 10 पार्ट हम आपके 7 पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन में 7 पार्ट आएंगे। इसके बाद आपके बाल विकास पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट रहेगी, जो डेली आपके संपूर्ण निचोड़ 30 क्वेश्चन पर पार्ट पे करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने के लिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान या प्रायोगिक मनोविज्ञान? तो किस क्षेत्र में जो है लाइप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, वह हमारी दोस्तों कहला जाती है आपके प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग जो है शिक्षार्थियों को एक मोड प्रदान करेगा, शिक्षक को आराम, राहत और प्रदान करेगा, प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा, अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। तो शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग से क्या होता है, ये क्या प्रदान करेगा? ये पूछा गया प्रश्न था 2019 में। राइट ऑप्शन होगा अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए: भीषण क्रोध, वह समय बर्बाद कर रहा है, छात्रों के लिए दया, या इससे अलग तरीके से समझाएं। तो यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या सिखाया जाए तो शिक्षक को निम्न समूह या निम्न महसूस करना चाहिए। क्या महसूस करना चाहिए, सभी लोग बताइए। और वह दोस्तों इसे अलग तरीके से समझाना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को बालक बालिकाओं में समझ में नहीं आता है तो कक्षा में क्या सिखाया जाता है कि शिक्षक को किस समूह को करना चाहिए, इसे अलग तरीके से समझाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी बालक बालिका समझ सके। चौथा प्रश्न है, किसके सिद्धांत में ये कहा गया कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? स्किनर के सिद्धांत में, रॉजर्स के, बंडूरा के, या जीन पियाजे जी के सिद्धांत में? जी हाँ दोस्तों, किस सिद्धांत में कहा गया कि बच्चे सक्रिय रूप में दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे जी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जी एक स्विस मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक स्कूल से संबंधित है। बाल विकास पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया और जीन पियाजे जी के अनुसार उनका दृढ़ विश्वास है कि बच्चे छोटे मनोवैज्ञानिक होते हैं। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं और वे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे जी का मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान पहले से मौजूद नहीं है जिसे किसी बच्चे को सिखाया जा सके। ना ही बच्चे को ज्ञान सहज अपने आप आता है। ज्ञान तब विकसित होता है जब बच्चा दुनिया में कार्य करता है। तो किसका कहना है? जीन पियाजे जी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं होता है? व्यवहारिक विघ्न, भावनात्मक विघ्न, प्रामस्तिष्क रोग या सेरेब्रल डिसफंक्शन की बात करते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं। तो कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं होता है? यानी पहले हमें ये जानना चाहिए कि अधिगम अक्षमता का कारण क्या होता है। व्यवहारिक विघ्न होता है, भावात्मक विघ्न होता है, सेरेब्रल डिसफंक्शन होता है, या प्रामस्तिष्क रोग होता है। लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव ये आपका अधिगम अक्षमता का कारण नहीं होता है। इसलिए कार्य क्वेश्चन हमारा नो डाउट डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, वाइगोस्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया? अनुमानसिक, आर्थिक, भौतिक या सामाजिक की बात करते हैं। तो वाइगोस्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? वह क्षेत्र आपको बताना है और वह क्षेत्र हो जाता है सामाजिक। जी हाँ, जब भी वाइगोस्की का जिक्र होगा समाज से जुड़ा हुआ, सामाजिक से जुड़ा हुआ होगा, ये ध्यान दीजिएगा, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है कि आरटीआई अधिनियम जो है खाली स्थान से संबंधित है। बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अधिकारक से, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से, समानता के अधिकार से, अध्यापक शिक्षण के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आरटीआई अधिगम किससे संबंधित हो जाता है? सभी लोग बताइए। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, 2009 की बात करते हैं, और यह जो है बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सिंपल तरीके से पूछा गया था। अगला, डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसमें मुख्य रूप से होने वाली कठिनाइयों से संबंधित है? बोलने, सुनने, पढ़ने, स्मृति। सभी लोग बताइए। आज हम इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो हमें सरल लग रहा है दोस्तों। जी हाँ, इजीली प्रश्न लग रहा है, क्योंकि यही प्रश्न जब हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे थे, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए, तो यही प्रश्न कठिन थे। लेकिन आज हम घर बैठकर इन प्रश्नों को देखते हैं तो हमें इजीली लगते हैं, और ये हमेशा होता है। एक एग्जाम नाम का प्रेशर हो जाता है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ना किसी से मतलब, केवल अपने आप करना है, ये आपका एक अलग हो जाता है। वो प्रेशर बहुत है। वो प्रेशर कभी आप लोग दूर कर सकते हैं जब आप डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसमें मुख्य रूप से होने वाली कठिनाइयों से संबंधित हो जाती है? ये चारों दी गई हैं, चारों में से प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। और वह आपका हो जाता है सुनना, कि पढ़ना हो जाएगा, गलत पढ़ना होगा दोस्तों। जी हाँ, डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से होने वाली कठिनाइयों से संबंधित है, पढ़ने संबंधी कठिनाइयों से संबंधित आपकी डिसलेक्सिया होती है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? पारस्परिक संबंध, व्यक्तिगतता और विनिमय, सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अगर हिस्से की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं पारस्परिक संबंध, व्यक्तिगत और विनिमयता, सार्वभौमिक सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत के हिस्सा है। लेकिन सामाजिक अनुबंधन और सामाजिक अधिकार जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के हिस्सा नहीं। इसलिए कार्य क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्ववर्ती चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं सामाजिक सोशल होते हैं, जटिल होते हैं, आत्म केंद्रित या इगोसेंट्रिक होते हैं, या अनुकूलनीय होते हैं। तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्ववर्ती चरण या प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले जो बच्चे कहला जाते हैं वह हमारे दोस्तों आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिक कहला जाते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता निम्न होती है: सस्ता होना, आरेख होना, नवीनतम जानकारी शामिल होना, या असंगठित जानकारी शामिल होना। तो एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता क्या हो सकती है? सभी लोग बताइए। और वह आपकी नवीनतम जानकारी शामिल होना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर कौन सा होता है? तो यहाँ पे मैंने नहीं, गैने लिखा हुआ है। गैने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर कौन सा होता है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, भेदभाव, अवधारणा अधिगम, या विनिमय अधिगम। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि गैने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर जो कहला जाता है दोस्तों वह हमारा कहला जाता है अवधारणा अधिगम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया था कि वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अन्वेषण से पूर्व किया जाता है आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, आरंभिक मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन, या वैकल्पिक मूल्यांकन कहलाता है। तो वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेशन से पूर्व किया जाता हो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। तो वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अन्वेषण से पूर्व किया जाता है आपका आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है
जो विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। केवल बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है या केवल प्रतिभाशाली बच्चे को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो आपके भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। उनके मूलभूत कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाए रखना। जोर दें कि वे अपनी अक्षमता पर जीत प्राप्त करें या उन्हें अध्ययन के लिए कम चीज़ें दें या उन्हें कम गृह कार्य दें। तो अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सबसे तरीका क्या होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी जब नियुक्त होगी, आप लोग कक्षा में जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो अधिगम से अक्षमता जो बालक होंगे, अक्षम बालक होंगे, उनकी सहायता करना है। तो सबसे तरीका उनका क्या हो सकता है, आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो आप उनके मूलभूत कौशल जैसे पढ़ना, लिखना और स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाने। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो उच्चतम स्तर कहलाता है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक हैं। कोहलबर्ग हैं, बी.एफ. स्किनर हैं, एन.एल. गेज हैं या सी कुमार मित्रा है। सभी बताइएगा, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है और वह कहला जाते हैं आपके एन.एल. गेज की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर नहीं है। प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका है, या कह सकते हैं नाटक आवश्यक है और इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। अनुभूति को दर्शाता है, प्रेरणा को दर्शाता है, अधिगम को दर्शाता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन को क्या दर्शाता है, वह आपका हो जाता है अधिगम। जी हाँ, अधिगम इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है। संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल, मूल संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करते हैं। तो उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है। तो जब भी उद्देश्य की बात की जाती है, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, जेम्सले की 2 अवस्था की अवस्था, जीन पियाजे जी की पहली। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है। बाएं से दाएं और अभिविन्यास संबंधी समस्या, मन दशा की अस्थिरता संबंधी समस्या, असंबद्ध विचार समस्या या ध्यान बांटने की समस्या। तो अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या होती है। तो वह दोस्तों अधिगम से अक्षम जो बच्चे होते हैं, ध्यान किससे संबंधित हमारा हो जाता है, ध्यान बंटने की समस्या अधिकतर पाई जाती है। आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ समझता है, ध्यान उसका कहीं और रहता है। बुनियादी शिक्षा का विचार खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। जब भी बुनियादी शिक्षा की बात की जाती है, महात्मा गांधी का नाम आता है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है। ऑपरेंट कंडीशनल, क्रिया प्रसूत अनुकूलन,
संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सत्य दिया गया है? वह हमारा दिया गया है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, कोहलबर्ग के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कथन के अलावा अन्य सभी सत्य दिए गए हैं। नैतिकता के उच्चतम टी स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ लोग इसे प्राप्त करते हैं। नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। नैतिक विकास अलग चरणों में होता है। सामाजिक स्वीकार कार्यवाही पर ध्यान केंद्र मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर होता है। तो कोहलबर्ग के मॉडल के अनुसार नैतिक विकास के बारे में कौन सा कथन के अलावा अन्य सभी सत्य दिए गए, यानी नेगेटिव कथन हमें बताना है। तो नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। नैतिक विकास समय के साथ एक अनुमानित निश्चित तरीके से होता है, ये भी सही बात है। नैतिक अलग चरणों में होता है, ये भी सही बात है। लेकिन सामाजिक स्वीकार कार्यवाही पर ध्यान केंद्र मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के मॉडल के अनुसार देखा जाए, डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो पूछा जा रहा है। तो इसके अलावा हमारे सभी सत्य दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है दोस्तों जो शिक्षा अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? खेलने, लिखने, गायन या बोलने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से आपका संबंधित हो जाता है? और यह आपका लिखने से संबंधित हो जाता है। जहाँ डिसलेक्सिया की जब भी बात करते हैं, सभी लोग बताइए, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, डिसलेक्सिया समान रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? तो यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया की अगर बात की जाती है तो इसके पहले हमने एक प्रश्न किया था, इसी से संबंधित है आपका। और डिसलेक्सिया की वहाँ पे हमने पढ़ने संबंधी बात की थी, लेकिन जब पढ़ने का टॉपिक ना हुआ हो, ठीक है, तो पढ़ना या बोलना भी वैसे हो सकता है। लिखने के लिए डिस्ग्राफिया होता है। कौन सा होता है? लिखने के लिए डिस्ग्राफिया होता है। तो यहाँ पे बोलने संबंधी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बोलना या पढ़ना। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में जीन पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या पाया गया है? कि वाइगोस्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि जीन पियाजे जी ने तर्क दिया विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। वाइगोस्की ने तर्क दिया विचार भाषा पर निर्भर करता है, जीन पियाजे जी ने तर्क दिया भाषा विचार पर निर्भर करता है। पियाजे जी ने तर्क दिया विचार भाषा पर निर्भर करता है, वाइगोस्की ने तर्क दिया भाषा विचार पर निर्भर करता है। भाषा और विचार के संदर्भ में वाइगोस्की और पियाजे के बीच अंतर ही नहीं है। तो वाइगोस्की की बात करें, भाषा के विकास में पियाजे जी और वाइगोस्की के सिद्धांतों के बीच जो प्राथमिक अंतर पाया गया है दोस्तों, वह अंतर आपका यह पाया गया है कि वाइगोस्की का तर्क यह दिया गया है कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि जीन पियाजे जी ने तर्क दिया कि भाषा जो है विचार पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने क्या तर्क दिया कि विचार जो है भाषा पर निर्भर करता है, और जीन पियाजे जी कह रहे हैं भाषा ही विचार पर निर्भर करता है। तो पहले विचार को प्रकट किया वाइगोस्की ने और भाषा को बाद में। जीन पियाजे जी ने पहले भाषा को प्रकट किया, विचार को बाद में किया। ये दोनों में अंतर है, ठीक है, आई होप समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, संवेदिक पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे इसमें अक्षम नहीं होते हैं, या इसमें जो है सक्षम नहीं होते हैं। सजगता प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते हैं, मोटर समन्वय करने में सक्षम नहीं होते हैं, संवेदी उत्तेजन रखने में आपका सक्षम नहीं होते हैं, या प्रतीकात्मक संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो संवेदिक पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इस अवस्था में बच्चे किसमें सक्षम नहीं होते हैं? तो इस अवस्था में बच्चे जो है
सजगता में प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में, लेकिन प्रतीकात्मक संबंध बनाने में आपके इस अवस्था में बच्चा सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए कार्य क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं: संरचनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा जो है परिलक्षित होते हैं। किसके द्वारा जो है परिलक्षित होते हैं? वह हमारा कहलाता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। दृष्टिकोण, मूल और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। किसके द्वारा? भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा जो है परिलक्षित होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस पार्ट का तीसरा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हल ने किया, जेबी वाटसन ने, बंडूरा ने, स्पीयरमैन ने। किसने किया? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने एग्जाम दिया तो अवश्य आप जानते होंगे, इसलिए हम इस प्रश्न को मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। सभी को मॉक क्वेश्चन में बताना है, सभी को फीडबैक कमेंट के माध्यम से बताना है। और साथ ही साथ 30 में से आपने कितना स्कोर किया जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे 10 से 20% फिर से आपके क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। डेली 7 PM में हमारी लाइव क्लास होगी। 200 हम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेडागोजी के पूछे गए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। तो डेली आइए 7 PM में लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, लाइव चैट के माध्यम से कमेंट कीजिए, अपने स्कोर को बेटर कीजिए, अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।